अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है जो अब हमने इस वीक पढ़ना है वो है सेल साइकिल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल साइकिल में चैप्टर में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, एक एक बात को एक्सप्लोर करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और वो डिवीजन कैसे पॉसिबल हो पाती है। So, the cell undergoes a sequence of changes which involve periods of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes is called as cell cycle. ये definition है। सेल साइकिल कहते हैं किसे हैं? सेल साइकिल वो तमाम सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं, वो सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसमें जिसमें सेल ग्रोथ नशोनमा के प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है और उसके बाद एंड पे सेल एक डिवाइड होकर दो नए सेल्स बना देते हैं। अब इसमें दो मेन फेजेस हैं, एक इंटरफेज़ है और एक माइटोटिक फेज़ है। इंटरफेज़ बजाते खुद ऐसे लगता है कि ये वो फेज़ है कि जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि तैयारी के अमल से गुजरता है, तो ये वो इम्पॉर्टेंट फेज़ है। और माइटोटिक फेज़ वो फेज़ है जिसमें एक्चुअली में सेल जो है वो डिवाइड होकर दो नए सेल डॉटर सेल बना देते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरफेज़ की। The period of cells life cycle of cell cycle between two consecutive divisions is termed as the interphase, misleadingly called resting phase. जब भी सेल ने डिवाइड करना होता है तो उससे पहले वो गैप जो कि हर बार उसके डिवाइड होने के दरमियान में आता है उसको इंटरफेस कहते हैं या रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। और ये उसको गलत कहते हैं क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे सेल इसके दौरान कुछ नहीं कर रहा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन जो इंटरफेज़ है या जो रेस्टिंग फ़ेज़ है वो असल में रेस्टिंग फ़ेज़ नहीं है, बल्कि उसमें सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि उसको आने वाली डिवीजन के लिए तैयार कराते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिहाज से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन होता है जिसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अब अगर आप ये देखें तो ये जो पूरी एक डायग्राम है ये सेल साइकिल को डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सेल है वो दिखाया गया, उसमें क्रोमोसोम दिखाया गया, डीएनए अपनी सिंथेसिस कर रहा है और इसने अपने जैसे दो क्रोमेटिड्स बना दिए हैं। उसके बाद G2 फेज़ आ जाती है। G2 फेज़ के बाद आप देखते हैं कि डिवीजन की फ़ेज़ आ जाती है, सेल खुलियों में तकसीम हो जाता है और डॉटर सेल दो अदद पैदा करता है। उसमें से एक जो डॉटर सेल है उसको दोबारा दिखाया गया है, वो G1 फेज़ में दाखिल हो जाएगा, मखसूस एक्टिविटीज़ उसके अंदर परफॉर्म होंगी और फिर उसके बाद वो दोबारा अपनी सिंथेसिस करके G2 फेज़ से गुजर के तो डिवीजन के अमल से गुजरेगा। सो अब इसमें हम एक एक करके G1 फेज़, G2 फेज़ और S फेज़ को स्टडी करते हैं। G1 फेज़ जो है एक्चुअली इसका नाम है गैप 1 फेज़। इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल्स नॉर्मली ग्रो इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड डीएनए बेस्ड यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। पहला जो मरहला आता है इसमें ये वो है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो है सेल को तैयार किया जाता है, सेल साइज़ में बड़ा हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया जाता है जिन्होंने रिएक्शंस को कैटेलाइज करना होता है और डीएनए बनाने के लिए जो बेसिस होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है। पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0 एंड रिमेनिंग देयर फॉर डेज, वीक्स और इन सम केसेस फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, सेल्स ऑफ आइलैंड्स, इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलाइफरेशन फर्दर। माइटोसिस करने के बाद जो सेल बनते हैं सेल साइकिल में वो कुछ मखसूस सेल्स ऐसे होते हैं जो कि G1 को गुजारने के बाद G0 की या G0 की फ़ेज़ में दाखिल हो जाते हैं और इसमें कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए और बाज़ दफ़ा तमाम ज़िंदगी के लिए रहते हैं। इस दौरान अब वो दोबारा कभी डिवाइड नहीं करेंगे और उसकी मिसालें हमारे नर्व सेल, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब न्यूरॉन्स एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं जो कि हमारे नर्व सेल हैं तो वो फिर डिवाइड नहीं करते, रीजनरेट नहीं करते अपने आप को, और इसकी मिसालें आइलैंड्स की भी शामिल हैं। G1 फेज़ के बाद S फेज़ आती है। S फेज़ का नाम सिंथेसिस फेज़ है। इसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि इसमें डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है और क्रोमोसोम की जो नंबर है, जो तादाद है वो डबल हो जाती है ताकि डिवीजन करते वक्त इक्वली जो है क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया जा सके दो नए बनने वाले सेल्स में।
विच इनिशिएट G2 फेज़ प्री माइटोटिक फेज़। इसके बाद G2 फेज़ शुरू हो जाती है। ये माइटोसिस से बिल्कुल पहले होने वाली फेज़ होती है, जिसके अंदर सेल जो है वो बाकी के कामों के लिए तैयार होता है। मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम को मूव करने के लिए एनर्जी को स्टोर किया जाता है। माइटोसिस को करने के लिए मखसूस जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। आरएनए माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जिस पे क्रोमोसोम ने चलना होता है उनको सिंथेसाइज किया जाता है। हत्या के सेल्स की तैयारी जो होती है वो पूरी की जाती है ताकि वो डिवीजन का अमल अब कर सकें। At each stage, there are specific check proteins which determine the fate of new phase according to cell's internal makeup. हर वक्त जो सेल है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह इन स्टेजेस पे भी मखसूस प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के इंटरनल चेंजेस को, इंटरनल मामलात को देखती रहती हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, सेल में तैयारी किस तरह से चल रही है, डिवीजन का अमल जो है वो किस तरह से होगा। लेंथ ऑफ ईच फेज़ इज़ वेरिएबल। हर जो फेज़ है उसकी जो लेंथ है यानी उसका दौरानिया है वो मखसूस तो होता है, लेकिन वो कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मुख्तलिफ जो हमारे सेल्स बॉडी में पाए जाते हैं। सो इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स एवरेज सेल साइकिल इज़ अबाउट 24 आवर्स। माइटोसिस टेक्स 30 मिनट्स। तो आम तौर पर आम हालात में जो एवरेज सेल साइकिल है वो 24 घंटे का होता है और उसमें से सिर्फ 30 मिनट सिर्फ माइटोसिस को लगते हैं। तो इसका मतलब है कि G1 फेज़ 9 घंटों में पूरी हो जाती है, सिंथेसिस फेज़ 10 घंटों में पूरी हो जाती है और G2 फेज़ 4.5 घंटों में पूरी हो जाती है। जबकि आप जो पूरा लाइफ साइकिल है यीस्ट का, ख़मीर के सेल का, वो 90 मिनट में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पूरा हो जाता है। अब हमने पढ़ना है माइटोसिस। माइटोसिस जो है ये डिवीजन की पहली किस्म है। ये वो किस्म है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिप्लॉयड रहेगा और ये सेक्स सेल्स में नहीं होती बल्कि ये सोमेटिक सेल्स में होने वाली डिवीजन है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन्ड डिप्लॉयड कंडीशन में रखा जाता है। और ये हर ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो बनने वाले जो सेल्स हैं उनकी कोई भी किस्म है उसके नतीजे में नए खुलिये बनाने में मददगार साबित होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेल को इंटरफेस में दिखाया गया है जहाँ पे क्रोमोसोम तैयार हो रहे हैं। अर्ली प्रोफेज ये पहली जो है माइटोसिस की डिवीजन होती है। प्रोफेज आप देख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर बन रहा है और जो न्यूक्लियस है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस पूरी तरह गायब हो गया है और क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इस स्टेज को हम कहेंगे प्रोफेज, लेट प्रोफेज। उसके बाद मेटाफेज में आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में एक लाइन में इकट्ठे हो गए हैं। जो माइटोटिक अपरेटस है वो पूरी तरह बन चुका है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला हो रहा है और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि टीलोफेज में जो न्यूक्लियस है वो दोबारा वाज़िया होना शुरू हो गया और जो क्रोमोसोम है वो अलग-अलग दो अलग कॉर्नर्स पर इकट्ठे होते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि टीलोफेज मुकम्मल हो गई और इंटरफेज दोबारा शुरू हो गई है और सेल दोनों जो बने हैं वो अब इंटरफेज में दोबारा से दाखिल हो गए। सो माइटोसिस जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसको दो फेजेस में आगे से तकसीम किया गया। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है तकसीम। तो कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है पहले तकसीम के अमल से गुजरेगा। इसका दूसरा हिस्सा साइटोकाइनेसिस है। साइटो का वर्ड साइटोप्लाज्म के लिए इस्तेमाल होता है। काइनेसिस का मतलब तकसीम है। तो साइटोकाइनेसिस इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द होल सेल इज़ डिवाइड स्पेशली द साइटोप्लाज्म एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हमने सबसे पहले देखना है कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस इन एन एनिमल सेल द पार्टीशन ऑफ द सेंट्रियोल टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता, ये तकसीम के अमल से गुजरता है। विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस बट प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम। तो ये आपको मालूम है कि ये एक ही जगह पर पाया जाएगा लेकिन ये दो अलग हिस्सों में अलग हो जाएगा। अर्ली इन द माइटोसिस द टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल सेपरेट एंड माइग्रेट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द न्यूक्लियस इस्टेब्लिशिंग द बाईपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। तो जो सेंट्रियोल है ये दो हिस्सों में तकसीम होकर दो साइड्स पर इक्वेटर की फॉर्म में एक सीधी सी लाइन की शक्ल में, जो क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो राउंडेड से शेप होते हैं, उनमें दो अलग-अलग पोल्स की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल्स के अंदर बाईपोलैरिटी नज़र आ रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो कि फाइबर लाइक रेशा नुमा होती हैं वो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं
एस्टर बनाते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फिर मुकम्मल तौर पर जो है पूरे का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। इसकी डिटेल में भी आपको बताऊँगी।